झारखंड सार संग्रह की दुनिया में आपका स्वागत है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा तथा झारखंड राज्य में आयोजित अन्य सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु समान रूप से ये ऑडियो आर्टिकल बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आइए आज हम झारखंड में जनजातीय विद्रोह के बारे में विशेष अध्ययन करते हैं। जनजातीय विद्रोहों के प्रमुख कारण पर सबसे पहले नज़र डालते हैं, जिसमें से राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण एवं सामाजिक सांस्कृतिक कारण महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारण के बारे में। 1. आदिवासी क्षेत्रों पर अधिकार का प्रयास। 2. आदिवासी शासकों को नियंत्रित करने का प्रयास। 3. आदिवासी स्वायत्तता पर नियंत्रण का प्रयास। 4. ब्रिटिश नियमों व कानूनों को थोपने का प्रयास। 5. ब्रिटिश कर्मचारियों द्वारा आदिवासियों का शोषण। 6. जमींदारों द्वारा आदिवासियों को भड़काया जाना। ये था राजनीतिक कारण। अब आगे बात करते हैं आर्थिक कारण के बारे में। जमींदारों साहूकारों द्वारा आदिवासियों का शोषण। 2. अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू करना। 3. अकालों की पुनरावृत्ति का प्रभाव। 4. कृषि संबंधी अन्य समस्याएं। 5. वन कानून द्वारा निर्वाह साधनों पर नियंत्रण। ये था आर्थिक कारण। अब आगे बात करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारण के बारे में। 1. जनजातीय परंपराओं में हस्तक्षेप। 2. दिकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाना। 3. ईसाई धर्म के विस्तार हेतु प्रयास। ये था सामाजिक सांस्कृतिक कारण। तो दोस्तों, जनजातीय विद्रोह के प्रमुख कारणों के बारे में आपने जाना कि किस तरह से राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण एवं सामाजिक सांस्कृतिक कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इन सभी विद्रोहों के बारे में। सबसे पहले आता है ढाल विद्रोह 1767 से 1777 ईस्वी। ढाल विद्रोह झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। ढाल विद्रोह का अर्थ होता है ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। अंग्रेजों ने सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ, जो 1777 ईस्वी अर्थात 10 वर्षों तक चला। इस विद्रोह को ढाल भूमि के अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल ने अपने नेतृत्व में एक व्यापक स्वरूप प्रदान किया। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने नीमू ढाल को ढाल भूमि का राजा बनाया। इस विद्रोह का दमन करने के लिए कंपनी के लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मेगन को भेजा गया, परंतु ये अधिकारी विद्रोह को दमन करने में असफल रहे। 1777 ईस्वी में कंपनी शासन द्वारा जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार किए जाने के बाद यह विद्रोह स्वतः समाप्त हो गया। ढाल भूमि के राजा बनाए जाने के एवज में जगन्नाथ ढाल द्वारा अंग्रेजों को अधिकतम 4000 रुपये कर देना स्वीकार किया गया। 1780 ईस्वी में इस राशि को बढ़ा करके 4267 रुपया कर दिया गया। झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। अब आगे हम बात करते हैं चुआर विद्रोह के बारे में। चुआर विद्रोह 1769 से 1805 ईस्वी। अंग्रेज जंगल महल के भूमिजों को चुआर अर्थात चूहार अर्थात नीची जाति के लोग कहते थे, जिसके कारण इनके विद्रोह का नाम भी चुआर विद्रोह पड़ा। सामान्यतः चुआर लोग पशु पक्षियों के शिकार, जंगलों में खेती, वन उत्पादों के व्यापार तथा अपना भरण पोषण करने लगे थे। इसके अलावा ये लोग स्थानीय जमींदारों के यहाँ सिपाही अर्थात पाइक के रूप में कार्यरत थे। अंग्रेजों द्वारा चुआरों की भूमि पर अवैध कब्जा कर जमींदारों की बिक्री करने तथा जमींदारों के लगानों में अप्रत्याशित वृद्धि व लगान नहीं देने पर ज़मीन की नीलामी करने, बाहरी लोगों को इनके इलाके में बसाने, स्थानीय चुआरों के स्थान पर बाहरी पुलिस को उनके स्थान पर नियुक्ति करने तथा अन्य आर्थिक मुद्दों के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया। यह विद्रोह सिंहभूम, मानभूम, बाड़भूम एवं पंचायत राज्य में हुआ। घटवाल, पाइक एवं जमींदार समुदायों के समर्थन के कारण इस विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया। इस विद्रोह में भूमिज जनजाति ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस विद्रोह में श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, सुब्बल सिंह, जगन्नाथ पातर 1769 से 1771 तक रहे। मंगल सिंह 1782 से 1784 तक रहे। लाल सिंह, दुर्जन सिंह व मोहन सिंह 1798 से 1799 तक रहे।
ने इन तमाम लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। दुर्जन सिंह मानभूम तथा बाड़भूम में इस विद्रोह का प्रमुख नेता था। इस विद्रोह का प्रमुख नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, जिसे रघुनाथ महतो ने दिया था। लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फोर्ब्स एवं मेजर क्राफ्ट को इस विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था। लगभग 30 वर्ष से अधिक समय तक इस आसान क्षेत्र में शांति बहाल करने हेतु अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र के लोगों को कुछ सुविधाएं देने का निर्णय लिया। 6 मार्च 1800 ईस्वी को एक प्रस्ताव द्वारा जमींदारी घाटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया, जिसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था की गई। साथ ही पाइकों की जब्त भूमि की वापसी, जमींदारों की भूमि की अवैध नीलामी पर रोक भी किया गया तथा 1805 ईस्वी में जंगल महल जिला के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में पुनः शांति व्यवस्था बहाल हो सकी। चेरो विद्रोह 1770 से 1819। प्रथम चरण उत्तराधिकारी की इस लड़ाई में पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय ने अपने दीवान जगन्नाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेज़ों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना था। इस विद्रोह के प्रथम चरण का दमन जैकब कैमक द्वारा किया गया। चेरो विद्रोहों को पराजित करने के बाद अंग्रेज़ों ने पलामू किले पर कब्जा कर दिया और 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया। द्वितीय चरण 1800 से 1819 ईस्वी। इस विद्रोह का दूसरा चरण सन 1800 ईस्वी में भूखन सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह के कारण चेरो जनजाति के लोगों में ज़्यादा कर वसूलना तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ व्याप्त असंतोष था। 1802 ईस्वी में कर्नल जॉन्स के नेतृत्व में राजा भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई तथा जिसके बाद यह विद्रोह स्वतः ही कमज़ोर पड़ने लगा। 1809 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा इस विद्रोह का पूरी तरह से दमन करने हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। 1813 ईस्वी में चेरो राजा चूड़ामन राय द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण अंग्रेज़ों ने उसके राज्य को नीलाम कर दिया। 1815 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने नीलाम किए गए राज्य को देव के राजा घनश्याम सिंह से बेच दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक चेरो राजवंश समाप्त हो गया तथा साथ ही घनश्याम सिंह ने जागीरदारों की जागीरदारी को भी राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से बेचना प्रारंभ कर दिया। उपरोक्त घटनाओं के परिणाम स्वरूप चेरो जनजाति के लोग, जागीरदार एवं पूर्व के राजा व उनके समर्थकों ने सामूहिक रूप से अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया और 1817 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पुनः इन पे काफ़ी ज़्यादा चढ़ाव करना शुरू किया और जिस कारण से अंग्रेज़ों के विरुद्ध पुनः एक व्यापक विरोध प्रारंभ हो गया। विद्रोह के इस दूसरे चरण का नेतृत्व चैनपुर के ठाकुर राम बख्श सिंह एवं रंका के शिव प्रसाद ने किया। इसका विद्रोह का दमन करने हेतु अंग्रेज़ों ने रफसेज को नियुक्त किया, जिसने कई जागीरदारों एवं विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद भी विद्रोहों को नहीं दबाया जा सका। अंततः 1819 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया। पलामू की नीलामी के बाद अंग्रेज़ों ने इसके शासन की जिम्मेदारी भरदेव के राजा घनश्याम सिंह को सौंप दी। 1819 ईस्वी में चेरो ने घनश्याम सिंह व अंग्रेज़ों के विरुद्ध पुनः विद्रोह कर दिया। अब आगे बात करते हैं भोक्ता विद्रोह के बारे में। भोक्ता विद्रोह 1770 से 1771 ईस्वी कह रहा है। यह विद्रोह चेरो विद्रोहों के प्रथम चरण के समानांतर प्रारंभ हुआ, उसके पूरक के रूप में संचालित हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता अर्थात चित्रजीत राय का दीवान ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश था। यद्यपि जयनाथ सिंह कुछ शर्तों के साथ किला छोड़ने को तैयार था, परंतु अंग्रेज इसे अनैतिक करार दे रहे थे।
परिणामतः जयनाथ सिंह ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में भोक्ता एवं चेरों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया गया। जयनाथ सिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया, जिसके बाद अंग्रेजों द्वारा गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया और विद्रोह समाप्त हो गया। अब बात करते हैं आगे घटवाल विद्रोह के बारे में, जो 1772 से 1773 ईस्वी तक चला। घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों द्वारा किया गया है। रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके एक संबंधी तेज द्वारा अधिकार जताने पर अंग्रेजों ने तेज सिंह का समर्थन किया। परिणामतः अपने राजा मुकुंद सिंह के प्रति अंग्रेजों द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध घटवालों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 25 अक्टूबर 1772 ईस्वी को तब प्रारंभ हुआ जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर कैप्टन केमक की सेना ने दक्षिण की ओर से तथा उत्तर की ओर से तेज सिंह ने एक साथ धावा बोल दिया। इस आक्रमण में मुकुंद सिंह वहां से भाग निकला तथा घटवालों से समर्थन की मांग की। घटवाल के लोगों ने मुकुंद सिंह का साथ दिया और केमक का विरोध करने लगे, परंतु जब घटवालों ने यह महसूस किया कि मुकुंद सिंह पुनः राजा नहीं बन सकता, तब उन्होंने मुकुंद सिंह का साथ छोड़ दिया। इस प्रकार यह विद्रोह बिना किसी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न किए ही समाप्त हो गया। इस विद्रोह में 6 एवं चंपा के राजा ने भी मुकुंद सिंह का साथ दिया था। अंग्रेजों ने ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का शासक घोषित कर दिया। तेज सिंह की मृत्यु के बाद पारसनाथ सिंह रामगढ़ का राजा बना। मुकुंद सिंह अपनी गद्दी खोने के बाद भी कभी भी शांत नहीं रहा, वह लगातार अंग्रेजों का विरोध करता रहा। रघुनाथ सिंह मुकुंद सिंह का समर्थक था। अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह से समझौता करना चाहा, परंतु उसने इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एकरमैन और डैनियल ने संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर चटगांव भेज दिया। रामगढ़ में अशांत माहौल होने के कारण कैप्टन क्राफ्ट को रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण रैयत पलायन करने लगे, जिसे देखते हुए उप कलेक्टर जी डलास ने सरकार से विनती की कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए तथा राजस्व वसूली के लिए प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए। पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1782। पहाड़िया जनजाति की 3 उपजातियां हैं, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, कुमार भाग पहाड़िया। सोरिया पहाड़िया मुख्यतः राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ क्षेत्र में निवास करती है। पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में 1772, 1778, 1779 एवं 1781-82 में घटित हुआ तथा सभी चरणों में इस विद्रोह के भिन्न भिन्न कारण बने। 1772 ईस्वी में यह विद्रोह तब प्रारंभ हुआ जब पहाड़िया जनजाति के प्रधान की नृशंस एवं विश्वासघाती हत्या मनसबदारों ने कर दी, जबकि पहाड़िया जनजाति के लोग राजमहल के क्षेत्र में मनसबदारों के अधीन थे और मनसबदारों से उनके अच्छे संबंध भी थे। विद्रोह के कारण इस चरण का नेतृत्व रमना आहाड़ी ने किया और उन्होंने इसका खूब बेहतरीन तरीके से नेतृत्व भी किया। 1778 ईस्वी में यह आंदोलन जगन्नाथ देव के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। जगन्नाथ देव ने पहाड़िया जनजाति को अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त नकदी भत्ता को साजिश करार देते हुए उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किया। अंग्रेजी सरकार के क्लीवलैंड द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु इस प्रकार का नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई थी। 1779 ईस्वी में इस विद्रोह का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ। 1781-82 में यह विद्रोह महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। यह विद्रोह दामिनी कोह के विरोध में किया गया था। 1790 से 1810 के बीच में अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में संथालों को आश्रय दिया गया तथा 1824 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिनी कोह का नाम देकर के सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। तमाड़ विद्रोह 1782 से 1821 ईस्वी। इस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेज़ों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध तमाड़ क्षेत्र में किया गया। यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध सबसे लंबा, वृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। यह विद्रोह 6 चरणों में संचालित हुआ।
प्रथम चरण 1782 से 83 ईस्वी। सन 1782 ईस्वी में रामगढ़ पंचायत वीरभूम के लोग भी तमाड़ में संगठित होने लगे तथा इस विद्रोह को मजबूती प्रदान की। इसका नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। नागवंशी शासकों द्वारा इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया तथा जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप विद्रोहियों ने अधिक आक्रामक रूप अख्तियार कर लिया। साथ ही इस विद्रोह को कुछ जमींदारों का भी समर्थन मिलना प्रारंभ हो गया। सन 1783 ईस्वी में अंग्रेजी अधिकारी जेम्स क्राफ्ट द्वारा विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने हेतु विवश किए जाने के बाद यह विद्रोह अगले 5 वर्षों तक शांत हो गया। द्वितीय चरण 1789 ईस्वी। 5 वर्षों बाद 1789 ईस्वी में मुंडाओं ने विष्णु मानकी तथा मौजी मानकी के नेतृत्व में कर देने से इनकार कर दिए जाने के बाद यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। इस विद्रोह को दबाने हेतु कैप्टन हॉगन को भेजा गया जो असफल रहा। पुनः अन्य अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट कूपर को विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा गया तथा कूपर के प्रयासों के परिणामस्वरूप विद्रोह अगले 4 वर्षों तक शांत रहा। तृतीय चरण 1794 से 98। 1794 ईस्वी में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया तथा 1796 ईस्वी में इसने व्यापक स्वरूप धारण कर लिया। 1796 ईस्वी में राहे के राजा नरेंद्र शाही द्वारा अंग्रेजों का साथ दिए जाने के कारण सोनाहातू गांव में आदिवासियों द्वारा नरेंद्र शाही का विरोध किया गया। यह विद्रोह तमाड़ के ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ तथा इसके अतिरिक्त सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह, सिन्नपुर के ठाकुर हरिनाथ सिंह, बुंडू के ठाकुर शिवनाथ सिंह तथा आदिवासी नेता रामशाही मुंडा ने भी इस विद्रोह का प्रमुखता से भाग लिया। विद्रोहियों द्वारा रिश्तेदारों की हत्या किए जाने के बाद राहे का राजा नरेंद्र शाही फरार हो गए। 1798 ईस्वी में कैप्टन लिमंड द्वारा कई विद्रोहियों तथा कैप्टन बैन द्वारा भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप तमाड़ का विद्रोह स्वतः ही कमजोर पड़ गया। चतुर्थ चरण 1807 ईस्वी से 1808 ईस्वी तक। 1807 में दुखन शाही के नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोगों ने पुनः विद्रोह प्रारंभ कर दिया। 1808 ईस्वी में कैप्टन रफसीज के नेतृत्व में दुखन शाही को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह विद्रोह शांत पड़ गया। पांचवा चरण 1810 से 1812। 1810 में नवागढ़ क्षेत्र में जागीरदार बख्तर शाह के नेतृत्व में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। इस विद्रोह के दमन हेतु अंग्रेजी सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट एच ऑर्डनल को भेजा गया, जिसने 1812 ईस्वी में नवागढ़ पर हमला कर दिया। बख्तर शाह इस हमले से बचकर सरगुजा भाग गया, जिसके बाद यह विद्रोह मंद पड़ गया। छठा चरण 1819 से 1821 ईस्वी। 1819 ईस्वी में यह विद्रोह पुनः भड़क उठा, जिसके सबसे प्रमुख नेता रुदन मुंडा तथा कुंता मुंडा थे। इनके अतिरिक्त इसमें दौलत राय मुंडा, मंगल राय मुंडा, गाजी राय मुंडा, मूची राय मुंडा, भद्रा मुंडा, झुलकारी मुंडा, टेपा मानकी, सरकी मानकी, चंदन सिंह, घुनसा सरदार आदि ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तमाड़ के राजा गोविंद शाही द्वारा सहायता मांगे जाने पर अंग्रेज अधिकारी ई रफसेज ने ए कॉलविन के साथ मिलकर विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। इस अभियान के फलस्वरूप रुदन मुंडा व कुंता मुंडा को छोड़कर सभी प्रमुख विद्रोही नेता गिरफ्तार हो गए। जुलाई 1820 में रुदन मुंडा तथा मार्च 1821 ईस्वी में कुंता मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद यह विद्रोह स्वतः ही समाप्त हो गया। अब तक हमने तमाड़ विद्रोह के बारे में एक विस्तृत अध्ययन किया। अब तमाड़ विद्रोह के विभिन्न चरणों का संक्षिप्त विवरण भी देख लेते हैं। चरण एक अवधि 1782 से 1783 ईस्वी। प्रमुख नेता ठाकुर भोलानाथ सिंह व मुंडा समूह। दमनकर्ता मेजर जेम्स क्राफ्ट। चरण दूसरा अवधि 1789 ईस्वी। प्रमुख नेता विष्णु मानकी व मौजी मानकी। दमनकर्ता लेफ्टिनेंट कूपर। तीसरा चरण 1794 से 1798। ठाकुर भोलानाथ सिंह इसके प्रमुख नेता थे। कैप्टन लिमंड व कैप्टन बेन इसके दमनकर्ता बने। चौथा चरण 1807 ईस्वी से 1808 ईस्वी।
प्रमुख नेता दुखन शाही मुंडा, दमनकर्ता कैप्टन रफसीज, पांचवा चरण 1810 से 1812, प्रमुख नेता बख्तर शाह, दमनकर्ता लेफ्टिनेंट एच ऑर्डनल, छठा चरण अवधि 1819 से 1821 ईस्वी, प्रमुख नेता रुदन मुंडा एवं कुंता मुंडा, दमनकर्ता रफसेज व कॉलोवीन। तिलका आंदोलन 1783 से 1785 ईस्वी। तिलका आंदोलन की शुरुआत 1783 ईस्वी में तिलका मांझी और उनके समर्थकों द्वारा की गई थी। यह आंदोलन अंग्रेज़ों के दमन व फूट डालों की नीति के विरोध में था तथा अपने ज़मीन पर अधिकार प्राप्त करने हेतु किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य निम्न है: आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ना, सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरीजोर था, जो वर्तमान समय में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में इस युद्ध का व्यापक प्रसार हुआ। तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया तथा अपने आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया। इस आंदोलन के दौरान आपसी एकता को मजबूत बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया। इस विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया। इस विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 ईस्वी को तिलका मांझी ने तीर मार करके क्लीवलैंड की हत्या कर दी। क्लीवलैंड की हत्या के उपरांत अंग्रेज अधिकारी आयरकूट ने तिलका मांझी को पकड़ने हेतु व्यापक अभियान चलाया। अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर तिलका मांझी ने छापामारी युद्ध अर्थात गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया। छापामार युद्ध की शुरुआत तिलका मांझी के द्वारा सुल्तानगंज की पहाड़ियों से ही की गई थी। संसाधनों की कमी के कारण तिलका मांझी कमज़ोर पड़ गया तथा अंग्रेज़ों ने उसे धोखे से पकड़ लिया। पहाड़िया सरदार जौरा ने तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेज़ों का सहयोग किया था। 1785 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में भागलपुर में बरगद के पेड़ से फांसी पर लटका दिया गया। इस स्थान को उनकी याद में आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। झारखंड में स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी तिलका मांझी ही थे। तिलका मांझी अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम आदिवासी विद्रोही भी था तथा इनके आंदोलन में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण सहभागिता दर्ज कराई थी। मुंडा विद्रोह 1793 से 1832 ईस्वी। झारखंड के इतिहास में मुंडाओं के विद्रोह की संख्या अनेक है, किंतु बिरसा मुंडा के नेतृत्व में संचालित मुंडा उलगुलान इनमें सर्वाधिक संगठित और व्यापक स्वरूप का था। बिरसा मुंडा के आंदोलन के पूर्व मुंडाओं द्वारा अलग अलग उद्देश्यों से भिन्न भिन्न विद्रोहियों का संचालन भी किया गया है। एक में 1793 ईस्वी का बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह, 2 1796 ईस्वी का सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह, 3 1807 ईस्वी में तमाड़ का मुंडा विद्रोह, 4 1819 से 20 में पलामू का मुंडा विद्रोह, 5 1832 में बुद्धू भगत का विद्रोह। आइए बात करते हैं 1793 का बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह। 1793 ईस्वी का मुंडा विद्रोह वास्तव में 1789 ईस्वी में विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का ही विस्तार था, जिसका विस्तार बुंडू एवं राहे में हुआ था। इस विद्रोह का कारण बुंडू और राहे के जमींदारों के द्वारा नागवंशी राजाओं की अधीनता को अस्वीकार करना था। इस विद्रोह का दमन मेजर फुलर द्वारा किया गया। 1796 ईस्वी का सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह। 1796 ईस्वी में सिल्ली एवं राहे के मुंडा विद्रोह को रामशाही मुंडा तथा ठाकुर दास मुंडा के नेतृत्व में प्रदान किया गया। इस विद्रोह के दौरान मुंडाओं ने नरेंद्र शाही तथा कुंवर लक्ष्मण शाही के गढ़ों पर अधिकार कर लिया। 1807 ईस्वी में तमाड़ का मुंडा विद्रोह। 1807 में तमाड़ का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व दुखन मानकी ने किया। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना था। 1819 से 20 ईस्वी का पलामू का मुंडा विद्रोह कराए। पलामू में 1819-20 में भूकन सिंह के नेतृत्व में मुंडा का विद्रोह संचालन किया गया। 1832 ईस्वी में बुद्धू भगत का मुंडा विद्रोह। 1832 ईस्वी के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया। हो विद्रोह 1820-21, हो देशम
अर्थात हो लोगों का निवास स्थान, पर कभी मुगलों या मराठों का प्रभाव स्थापित नहीं हो सका। पोरहाट के राजाओं का इन पर कुछ प्रभाव होता था तथा वह हो जनजाति से नियमित कर की अपेक्षा करता था। हो जनजाति के लोग स्वतंत्रता प्रिय थे तथा वह स्वभाव से लड़ाकू के प्रवृत्ति के थे तथा वे राजा को नियमित कर का भुगतान नहीं करते थे। पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह ने हो जनजाति के लोगों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज की एक सेना के साथ हो देशम में प्रवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप हो जनजाति के लोगों ने पोरहाट के राजा व अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। चाईबासा के निकट 1820 ईस्वी में रोरो नदी के किनारे अंग्रेज़ों व हो लोगों के विरुद्ध एक युद्ध हुआ, जिसमें मेजर रफसेज की सेना ने हो जनजाति के विद्रोहियों को दमन करने में सफलता हासिल की। इस दमन के बाद हो देशम के उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देना स्वीकार कर दिया, परंतु दक्षिणी भाग के कुछ लोगों ने कर देने से इनकार कर दिया व उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। विवश होकर पोरहाट के राजा ने पुनः मेजर रफसेज से सहायता मांगी। रफसेज ने 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना दक्षिणी भाग के हो लोगों को नियंत्रित करने हेतु भेजा, जिसका एक माह तक हो लोगों ने सामना भी किया। अंग्रेज़ों के विरुद्ध सफलता सुनिश्चित होने की संभावना छिन्न देखकर हो लोगों ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार करने तथा राजा व जमींदारों को प्रति हल 8 आना कर देने का स्वीकार किया। बाद में पुनः हो लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोला तथा 1831-32 के कोल विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोल विद्रोह 1831 से 1832। कोल विद्रोह झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन था, अतः झारखंड में हुए विभिन्न जनजातियों में विद्रोह में इसका स्थान विशेष है। जनजातीय विद्रोह का मुख्य कारण निम्नलिखित है: लगान की ऊंची दरें तथा लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि से मालिकाना हक की समाप्ति, अंग्रेज़ों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों की प्रताड़ित किया जाना, जमींदारों व जागीरदारों द्वारा कोलों का अमानवीय शोषण तथा उत्पीड़न, दिकुओं अर्थात अंग्रेज़ों द्वारा नियुक्त बाहरी गैर आदिवासी कर्मचारी, ठेकेदारों, व्यापारियों द्वारा आदिवासियों का आर्थिक शोषण, अंग्रेज़ों द्वारा आरोपित विभिन्न प्रकार के कर, उदाहरण स्वरूप 1824 में पहाड़िया पर लगाया गया पतचुई नामक कर। विभिन्न मामलों के निपटारे हेतु आदिवासियों के परंपरागत पढ़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानून को लाना महंगा पड़ा। इस विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व सोनपुर परगना के सिंधराय मानकी के 12 गांवों की जमीन छीनकर सिखों को दे दी गई तथा सिखों ने सिंधराय की 2 बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली। इसी प्रकार सिंहभूम के बंद गांव में जफर अली ने सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप सिंधराय मानकी व सुरगा मुंडा के नेतृत्व में 700 आदिवासियों ने उन गांवों पर हमला कर दिया जो सिंधराय से छीन लिए गए थे। इस हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के लंका गांव में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसकी व्यवस्था बंद गांव के सिंधराय मानकी ने की थी। इस हमले के दौरान विद्रोहियों ने जफर अली के गांव पर हमला कर दिया तथा जफर अली व उसके 10 आदमियों को मार डाला। यह विद्रोह 1831 ईस्वी में प्रारंभ होने के अत्यंत तीव्रता से छोटानागपुर, खास, पलामू, सिंहभूम तथा मानभूम क्षेत्र में प्रसारित हो गया। इस विद्रोह को मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि जनजातियों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। हजारीबाग में बड़ी संख्या में अंग्रेजी सेना होने की मौजूदगी के कारण यह क्षेत्र विद्रोह से पूर्णतः अछूता रहा। इस विद्रोह के प्रसार हेतु प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर का प्रयोग किया गया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुधु भगत सिल्ली निवासी अपने भाई, पुत्र व 150 साथियों के साथ विद्रोह के दौरान मारे गए। बुधु भगत को कैप्टन इम्पे ने मारा था। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन विल्किंसन ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर तथा गोरखपुर की अंग्रेजी सेना की सहायता से इस विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया। विभिन्न हथियारों व सुविधाओं से लैस अंग्रेजी सेना के विरुद्ध केवल तीर धनुष से लैस
विद्रोहियों ने 2 महीने तक डटकर अंग्रेजी सेना का सामना किया। इस विद्रोह को दबाने में पिठोरिया के तत्कालीन राजा जगत पाल सिंह ने अंग्रेज़ों की मदद की थी, जिसके बदले में तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग ने उन्हें 313 रुपये प्रतिमाह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की। 1832 ईस्वी में सिंध राय मानकी तथा सुरगा मुंडा बंदगांव निवासी सिंहभूम निवासी थे ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके पश्चात विद्रोह कमज़ोर पड़ गया। इस विद्रोह के बाद छोटानागपुर क्षेत्र में बंगाल के सामान्य कानून के स्थान पर 1833 ईस्वी का रेगुलेशन 3 लागू किया गया। साथ ही जंगल महल जिला को समाप्त कर नॉन रेगुलेशन प्रांत की घोषणा की तथा नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया। इसे बाद में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का नाम दिया गया। इस क्षेत्र के प्रशासन के संचालन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के एजेंट के माध्यम से की जाने की व्यवस्था की गई तथा इसका पहला एजेंट थॉमस विल्किंसन को माना जाता है। इस विद्रोह के बाद मुंडा मानकी शासन प्रणाली को भी वित्तीय तथा न्यायिक अधिकार भी प्रदान किए गए।